दूसरा खुदा खुदा किस्त नंबर 20। रात को तकरीबन 10 बजे के करीब एक बहुत ही खौफनाक सा पुलिस वाला लॉकअप का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। इसकी बहुत बड़ी बड़ी मूछें थी। हम सब लड़के सहम कर बैठ गए। हमारी हालत उन मुर्गियों जैसी हो गई थी जो एक डरबे में बंद होती हैं। अचानक कसाई डरबे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाए तो सारी मुर्गियाँ सहम कर खड़ी हो जाती हैं। इस पुलिस वाले को हमारी हालत का अंदाज़ा हो गया था और वो ज़ेरेला मुस्कुराने लगा। कल सुबह 9 बजे आप सबको अदालत ले जाकर जाया जाएगा। जज ने आप सबको 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना करना है। आप में से जिन लड़कों के पास जुर्माना अदा करने के पैसे नहीं हैं, वो अपने साथी लड़कों से पैसे उधार ले लें या किसी भी तरीके से कल 12 बजे तक पैसों का इंतज़ाम कर लें, वरना आपको 1 महीने तक जेल में रहना पड़ेगा। अगर किसी लड़के को अपने घर फ़ोन करके पैसे मंगवाने हैं तो वो फ़ोन कर सकता है। 50 रुपये की एक कॉल है। 3-4 लड़के थे जिन्होंने अपने घर कॉल करना थी। वो इन लड़कों को लेकर दूसरे कमरे में चला गया। भाई, आप पैसे किधर से लाओगे? नज़ीम ने अंदाज़ा लगा लिया था कि मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे। जुर्माने के 5,000 रुपये किधर से आए हैं? मैंने जुर्माना अदा नहीं करना है। 1 महीना जेल में रहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जेल में खाना तो मिलेगा ना, सिर्फ इधर थाने में ही खाना नहीं मिलता। और वैसे भी मेरा भावलपुर में कोई भी इंतज़ार नहीं कर रहा। मुझे आगे जाना है। 1 महीने बाद चला जाऊँगा। मुझे तो सालों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो फिर 1 महीना है। नदीम ने मेरी बहुत मिन्नतें की कि इसके पास 15,000 रुपये से ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ डॉलर भी थे। आधे घंटे बाद एक सिविल कपड़ों वाला आदमी आया और वो डॉलरों के बदले में पैसे देने लगा। ज़्यादातर लड़कों के पास डॉलर ही थे। बाज़ार में 60 रुपये का बिकने वाला डॉलर वो आदमी 50 रुपये में ख़रीद रहा था और लड़के मजबूरी में इसी रेट पर डॉलर फ़रोख्त कर रहे थे। इस आदमी के जाने के बाद फिर वही मूँछों वाला सिपाही दोबारा आया और उन लड़कों के नाम लिखने लगा जिनके पास 5-5 हज़ार रुपये थे या जिन्होंने 5,000 दूसरे लड़कों से लेकर पूरे कर लिए थे। हम टोटल 32 लड़के थे। 24 लड़कों ने 5,000 पूरे कर लिए थे और बाकी मुझ समेत 8 लड़के रह गए थे जिनके पास अभी तक पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ था। मूँछों वाला आदमी हमें सुबह तक पैसों का इंतज़ाम करने का कहकर चला गया और हम सब लड़के गहरी सोचों में गर्क पता नहीं कब सो गए। सुबह 9 बजे के करीब ही इन लोगों ने हम सब लड़कों को जगा दिया। हम 8 लड़कों में से 4 लड़कों के तो पैसों का इंतज़ाम हो गया था। पुलिस वाले लड़कों से 5-5 हज़ार लेकर इनके नाम लिखने शुरू कर दिए और हम 4 लड़कों को अलहदा कर दिया और हमें पैसे पूरे करने पर जोर देने लगे। 8 बजे के करीब 4 में से 3 लड़कों का एजेंट का भी फ़ोन आ गया। इसका आदमी आधे घंटे में ही थाने आकर 15,000 रुपये दे गया। नवीद के मरने की वजह से मेरा एजेंट भाग गया था। इसने मोबाइल की सिम निकाल कर फेंक दी थी। मेरी और नवीद की इससे मुलाकात एक होटल पर हुई थी। हमें इसके घर का पता नहीं था। कराची के थाने में इसके खिलाफ पर्चा कटा हुआ था लेकिन उसका कोई पता नहीं था। मेरे दिए हुए 9,000 ज़ाया हो गए थे। 9 बजे के करीब एक बस थाने के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। ये बस हम लड़कों को लेकर कराची जाने वाली थी। बलूचिस्तान में हालात ख़राब थे इसलिए वो कभी भी लड़कों को बलूचिस्तान में नहीं छोड़ सकते थे। वो हमको बस में डाल कर कराची छोड़ देते और इसके बाद हम आज़ाद थे। कराची से हम जिधर भी जाना चाहते जा सकते थे। बस में हम लड़कों को बिठा दिया गया। मैंने 5,000 जुर्माना अदा नहीं किया था लेकिन पुलिस वाले ने झूठ बोला कि एजेंट 20,000 देकर गया है। इसने मेरी भी पेमेंट कर दी है लेकिन मुझे मालूम था कि वो मेरा एजेंट ही नहीं था तो कैसे मेरी पेमेंट अदा कर सकता था। लेकिन मैं खामोश रहा। जब बगैर पैसों के आज़ादी मिल रही थी तो क्या ज़रूरत थी कि फालतू की बकवास करता। मैं खामोशी से बस में सवार हुआ और बस हम सब लड़कों को लेकर तुर्बत से बाहर निकलने लगी। तुर्बत बहुत छोटा सा शहर है। बस को तुर्बत शहर से बाहर निकलने में 10 मिनट ही लगे और बस कराची जाने वाले रास्ते पर फर्राटे भरने लगी। पुलिस की गाड़ी सिर्फ तुर्बत शहर तक ही बस के साथ रही। इसके बाद वो वापस शहर चली गई। हमारी बस को शहर से निकले आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया था। मैं और नदीम बस की आखिरी सीटों पर बैठे हुए थे। नदीम को रोड पर 2 बड़े बड़े डाले बस का पीछा करते नजर आए। वो इंतहाई तेज़ रफ्तारी से हमारी तरफ बढ़े चले आ रहे थे। राजी भाई, खुदा खैरी करे, डाले बहुत ख़तरनाक लग रहे हैं। नदीम के चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार नुमायाँ हो रहे थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो डाले हमारी बस के करीब पहुंच चुके थे और अब बस को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। हमारी बस रोड की एक तरफ हुई और इन डालों को आगे जाने का रास्ता दे दिया। दोनों डाले बस से आगे निकले और रोड के दरमियान में चलते हुए बस को रोकने का इशारा करने लगे। ड्राइवर ने बस को आहिस्ता करना शुरू किया और रोड की एक तरफ करके ब्रेक लगा लिए। दोनों डाले सामने खड़े थे और इनमें से एक बलोची उतरा और इसने बस ड्राइवर को नीचे आने का कहा। ड्राइवर ने बस को स्टार्ट ही रहने दी और बस से नीचे उतरकर इस बलोची की बात सुनने लगा। वो दोनों 5 मिनट तक ऐसे ही बात करते रहे। इसके बाद बलोची ड्राइवर को लेकर डाले की तरफ चला गया। डाले की अगली तरफ बैठा हुआ आदमी नीचे उतर गया और बलोची हमारे बस ड्राइवर को लेकर फ्रंट सीट पर बैठ गया। सिर्फ 2 मिनट बाद बस ड्राइवर डाले से निकलकर हमारी बस की तरफ आ गया। डाले वालों ने डालों को मोड़कर हमारी बस के नज़दीक खड़ा कर दिया।
चलो भाई जल्दी उठो, इस डाले में बैठ जाओ। आप लोगों को आज रात ही बॉर्डर क्रॉस करवाकर ईरान पहुंचा दिया जाएगा। चलो चलो जल्दी करो। बलोची चीख कर लड़कों को गाड़ी में बैठने का कह रहा था। लड़के 2 रातों से मुसलसल डरे हुए थे और वो गाड़ी में बैठने का रिस्क नहीं ले रहे थे, लेकिन इस बलोच ने ज़बरदस्ती बाजू पकड़ पकड़ कर लड़कों को बस से नीचे उतारना शुरू कर दिया। लड़कों, मेरा 10,000 रुपया लग गया है और तुम नखरे कर रहे हो। 3 दिन पहले कराची से मन पहुंचाने में भी मेरा 70,000 लग गया था और आज 10,000। मेरा तुम पर टोटल 80,000 रुपया लग गया है और तुम भाई आराम से इधर लेटे हुए हो। इस बलोची ने फारसी में गाली निकालते हुए कहा। जिसको कराची वापस जाना है वो मेरे लगे हुए पैसे वापस कर दे और फिर चला जाए। घर से यूनान जाने का निकले हो और पुलिस के 2 छितरों से डर कर भाग रहे हो। इसने भी एक लड़के को पीछे न छोड़ा और सबको दोबारा डाले में बिठा लिया। तुम में से बशीर आसी का लड़का कौन सा है? बलोच ने ऊंची आवाज़ में मेरे एजेंट का नाम दोहराया, लेकिन मैं खामोश रहा। मुझे अंदाज़ा था कि नवीद के मरने की वजह से मेरा एजेंट भाग गया होगा और अब मेरे पैसे भी कोई नहीं देगा और ये लोग मुझे आगे लेकर नहीं जाएंगे। मैंने सोचा शायद वो एक एक लड़के से इनका एजेंट नहीं पूछेंगे। 32 लोगों के 10-12 एजेंट थे। मेन रोड पर ख़तरा था किसी भी वक्त पुलिस या आर्मी की गाड़ी आ सकती थी, इसलिए वो बगैर पूछ कुछ के यही ले जाएंगे। मन जाकर अगर मुझे छोड़ भी देते तो कोई बात नहीं थी। मन से आगे मैं खुद बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर सकता था, इसलिए खामोश खड़ा रहा। इस बलोची ने काफ़ी निकाली और एजेंटों के नाम पुकारने शुरू कर दिए। मेरे अंदाजे के बरक्स सिर्फ 7 एजेंटों के ही लड़के थे। 2 मिनट में लड़के अलग हो गए और मैं अकेला रह गया। नाम क्या तुम्हारे एजेंट का? बलोची ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। जी मुझे पता नहीं, मैं नवीद के साथ आया था, इसे बॉर्डर पर गोली लग गई, इसे हमारे एजेंट का नाम मालूम था। मैंने नीचे ज़मीन पर देखते हुए कहा, हाँ तुम नवीद के साथ डंकी लगा रहे थे। बस में बैठ जाओ, ये तुम्हें कराची पहुंचा देगी। तुम्हारे भाई के मरने का मुझे बहुत दुख हुआ है। बलोची वापस पलटने लगा जब मैंने इसका कमीज़ का पल्लू पकड़ लिया। सर मुझे बस में अपने साथ ले चलो, मैंने ईरान जाना है। मैंने एजेंट को ईरान जाने के लिए पूरे पैसे दिए थे। शायद नवीद के मरने की वजह से वो गायब हो गया है तो मेरे पैसे भी डूब गए हैं। आप सिर्फ मन तक ले जाओ, आगे मैं खुद ही कोशिश करके बॉर्डर क्रॉस कर लूँगा। बलोची वापस मेरी तरफ पलटा। बेटा बात पैसों की नहीं, तुम्हारा भाई मरा है। मुझे लगा शायद तुम अपने घर वापस जाना चाहते हो। बलोची ने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा घर चले जाओ, इस वक्त उन लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है। डंकियाँ तो बाद में भी लगती रहेंगी। बॉर्डर क्रॉस करवाने वाले वो जब सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर ही ख़तरनाक लगते थे, इनके सीनों में भी दिल होता है और वो भी इंसान होते हैं। मुझे ईरान जाना है, मैं कराची वालों का सामना नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ आगे ही जाना है। एक बार वापस चला गया तो दोबारा कभी भी आगे नहीं जा सकूँगा। मैंने इसके आगे हाथ बांधते हुए कहा तो इसने बेइख्तियार मेरे हाथ पकड़ लिए। अंकल मेरे पास पैसे नहीं है, आप सिर्फ मन तक ले जाओ, आगे मैं खुद चला जाऊँगा। बलोची मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। इसने बस को इशारा किया तो बस ड्राइवर ने बस स्टार्ट की और बस कराची जाने वाले रास्ते पर दौड़ने लगी। इधर आ जाओ डंकर साहिब, अकेले ही बॉर्डर क्रॉस करोगे। पता भी है बॉर्डर किसको कहते हैं? कोई स्कूल की दीवार नहीं जिसे तुम फलांग दोगे। इस बॉर्डर को क्रॉस कर तुम्हारा भाई मारा गया। बलोची ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर डाले में बैठ गया। इसने मुझे भी अपने साथ आगे बिठा लिया। नाम क्या है तुम्हारा? इसने सिगरेट के पैकेट से सिगरेट निकाला, उसका तंबाकू निकालने लगा। राजी नाम है मेरा चाचा, बहावलपुर से आया हूँ। मैंने इसको बताते से सर हिला दिया। किधर जा रहे हो? मस्कत या यूनान की लंकी है? मेरे ख्याल में मस्कत ही जा रहे होगे। ईरान जाने के पैसे नहीं है तुम्हारे पास तो यूनान कैसे जाओगे? इसने निकाले हुए तंबाकू एक कागज़ पर डाल लिया और कागज़ इससे मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कागज़ को एहतियात से पकड़ लिया। मैं सिर्फ ईरान तक ही जा रहा हूँ, वहीं काम करूँगा। मैंने ज़्यादा तफसील बताने से गुरेज़ किया। बहुत अजीब लड़के हो, भाई बॉर्डर पर मारा गया और तुम सिर्फ ईरान तक जा रहे हो। ईरान में तो कुछ नहीं रखा हुआ, उधर 300 रुपये मजदूरी मिलती है और इधर 500 रुपये बन जाता है। ईरान में कोई बड़ा फ़र्क नहीं, उधर काम भी बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर सिर्फ ईरान तक जा रहे हो तो मेरा मशवरा है कि मत जाओ, ईरान में कुछ भी नहीं रखा हुआ। अब इसने चर्च की एक छोटी सी डली निकाल ली थी जिसको इसने माचिस की तीली के साथ चिपकाया और दूसरी तीली जलाकर इसे गर्म करने लगा। चर्च की डली जब थोड़ी गर्म हो गई तो उसको हथेली पर रखकर मसलने लगा। जब वो अच्छी तरह तैयार हो गई तो इसने मेरे हाथ से तंबाकू लिया, उसमें चर्च को मिक्स करके दोबारा खाली सिगरेट में भरने लगा। डाला इंतहाई तेज़ रफ्तारी से सड़क पर दौड़ रहा था, लेकिन वो बलोची इस काम में माहिर था और रोड पर आने वाले हर झटके से सिगरेट को गिरने से बचा रहा था। क्या सोचा है भाई, ईरान ही जाना है? इससे सिगरेट का एक कश लगाते हुए कहा। मैंने इस बात में सर हिला दिया और गाड़ी से बाहर देखने लगा। मेरी नज़रें दूर आसमान पर उड़ते परिंदों को देख रही थी। आज़ाद परिंदे जिनके लिए कोई बॉर्डर नहीं था, कोई मोहब्बत नहीं थी और ना ही इस मोहब्बत के लिए कोई दर्द था, वो अपनी मर्ज़ी से उड़ रहे थे। राजी साहिब, आज़ाद परिंदों को मत देखो, खुदा हर किसी के नसीब में आज़ादी नहीं लिखता। चर्च का कश लगाने वाला बलोची बहुत गहरी बात कर गया था। वाकई किसी को आज़ाद पैदा नहीं करता। कुछ लोगों के नसीब में हमेशा की ग़ुलामी लिखती जाती है, जैसा कि ईमान के नसीब में बिकना लिखा था।
और वो 30,000 में बिक गई। वो भी ग़ुलाम थी और मैं भी ग़ुलाम था। मैं बेमोल ग़ुलाम था जिसने अपने हाथों से पर काट कर अपने महबूब के हाथ में दे दिए थे। अब की बार हम तुर्बा शहर में नहीं गए, बल्कि वो बलोची ड्राइवर हमें मंद ले आया। वो रास्ते में आने वाली हर एक चौकी या नाके पर इसी तरतीब से 500 रुपये का नोट देता चला आया था। मन में भीड़ वाले अहाते के बजाय अब हम लोगों को एक और घर में ले आए थे। ये एक छोटा सा मकान था और खाली था। इन लोगों ने हम सब लड़कों के कमरे में बिठाया और मकान को बाहर से ताला लगाकर चले गए। आधे घंटे तक तकरीबन लड़के ऐसे ही बैठे रहे। इसके बाद एक एक करके बाहर निकलने लगे। ये 3 कमरों पर मुश्तमिल घर था, जिसकी बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें थी। हमको बाहर से कोई नहीं देख सकता था। बाकी दोनों कमरों को ताले लगे हुए थे। सामने ही एक पुराना सा टॉयलेट था। पानी के लिए प्लास्टिक का ड्रम रखा हुआ था और इसके साथ 2 लोटे भी पड़े थे। रात को तकरीबन 8 बजे तक हम लड़के इधर ही रहे। इसके बाद वही डाले वाले दोबारा आ गए। उनके साथ दिन वाला बलोची भी था। चलो चलो मड़ा जल्दी करो, आज रात खैरियत से बॉर्डर क्रॉस करेंगे और कल सुबह आप इंशाल्लाह ईरान में होंगे। चलो चलो लड़कों जल्दी करो। वो मैं जल्दी से गाड़ी में डालने लगे। मैं डाले में बैठने लगा तो इस बलोची ने मेरा हाथ पकड़ कर रोक लिया। मैं खामोशी से एक तरफ खड़ा हो गया। राजी साहिब, आप तो अकेले ही बॉर्डर क्रॉस करना था, इसने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। मैं खामोश रहा। जब सब लड़के डाले में बैठ गए तो उसने मेरा बाजू पकड़ा और अपने साथ फ्रंट सीट पर बिठा लिया। दादी साहिब, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आप बहुत पहुंची हुई चीज़ हो। आपकी इज्जत करने को दिल करता है। कितनी उम्र है तुम्हारी? वो आपसे फिर तुम पर आ गया। जी 20 साल, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरा बड़ा बेटा 22 साल का है, तुमसे 2 साल बड़ा है, लेकिन फिर भी ज़माने का एक एक दर्द मुझे तुम्हारे चेहरे पर नज़र आता है। कोई बहुत ही बड़ी तोप किस्म की चीज़ हो। आज सारा दिन मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा हूँ। सिर्फ एक मेहरबानी कर दो कि तुम अपने बारे में बता दो। वो लड़का तो क्रिश्चियन था, क्या तुम भी ईसाई हो? मैंने नफ़े में सर हिला दिया। वो आपका भाई नहीं था, दोस्त था। तो क्या आप मुसलमान हो? इसने पैकेट से सिगरेट निकाल लिया था। मैं खामोशी से इसकी तरफ देखने लगा। राजी साहब, कुछ तो बताओ अपने बारे में। इतना दर्द कैसे इस छोटी सी उम्र में तुम्हारी आंखों में आ गया है? इसने सिगरेट सुलगा लिया। चाचा, कभी मोहब्बत की है? मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। हाँ, मुझे अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत है। मैंने अपनी बीवी से मोहब्बत की है। इसने सिगरेट का एक लंबा कश लगाया और धुएं को गाड़ी से बाहर फेंकने लगा। चाचा, कभी इश्क भी किया है? मैंने नॉर्मल अंदाज में कहा तो इसने इनकार में सर हिला दिया। नहीं, इश्क करना नहीं आता, ये तो बहुत ऊपर की चीज़ होती है। वो सर को दायमा हिला रहा था। मैं मुस्कुराने लगा। मैंने इश्क किया है। चाचा, कहते हैं ना, ढूंढने वालों को खुदा भी मिल जाता है, तो बस इसी को ढूंढना है। इससे एक शख्स का हाथ मांगना है। इसी दुनिया में, इसी ज़िंदगी में मैं हिंदू नहीं हूँ जो दूसरे जन्म का इंतज़ार करूँ। मेरी सारी बातें इस बेचारे बलोची के सर के ऊपर से गुजर गई थी और इसने सिर्फ सर हिलाने में ही आफी जानी। अब की बार वो लोग हमें एक दूसरे पॉइंट पर ले आए। ये पहाड़ी इलाका था और हम सब लड़कों को गाड़ी से उतार कर पहाड़ी की एक तरफ बिठा दिया गया। राजी साहिब, मुझे तुम्हारी बातों की समझ तो नहीं आई, लेकिन फिर भी इतना पता चल गया कि तुम ज़माने के कुछ ज़्यादा ही सताए हुए हो। मेरा इख्तियार सिर्फ सुल्तान तक ही है। इससे आगे दूसरा एजेंट लेकर जाएगा, बल्कि इससे आगे 3 मुख्तलिफ एजेंट होते हैं। मस्कत के लिए चाबहार, दुबई के लिए बंदर अब्बास और तुर्की यूनान के लिए माकू ले जाने वाले। तुमने तो तुर्की की तरफ जाना है। तेहरान से पहले पहले कहीं भी पकड़े गए तो वो डिपोर्ट कर देंगे। तुम अकेले तेहरान तक नहीं जा सकते। ईरान वाले पकड़ते हैं और फिर जाहिदान की तरफ से लड़कों को पाकिस्तानी आर्मी के हवाले कर देते हैं। वहाँ से रोज़ाना 10-12 लड़कों को डिपोर्ट किया जाता है। ये तेहरान से पीछे पीछे कहीं भी लड़का पकड़ा जाए तो इसे जाहिदान भेज देते हैं और फिर वहीं से डिपोर्ट होता है। तुम एक बार डिपोर्ट हो गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इधर से अफ़गानिस्तान का बॉर्डर लगता है, वहाँ से फिर बॉर्डर क्रॉस करना तकरीबन नामुमकिन है। ये इस बलोची का मानना था। हालांकि उस वक्त जितना बॉर्डर तुर्बत से क्रॉस होता था उतना ही जाहिदान से होता था। इन एजेंडों के आप पैसे दोगे तो ये लोग आपको चांद की तरफ भी डंकी लगवा देंगे और यकीन करें, ये लोग आपको चांद पर भी पहुँचा देंगे। ये 200 चांद पर भी पहुँचा देंगे। ये $200 मेरे पास हैं, रख लो, आगे काम आएंगे। पता नहीं क्यों मुझे तुमसे बहुत अच्छे लगे हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लड़कों को बॉर्डर क्रॉस करवाया है, लेकिन कभी भी किसी लड़के से इतना मुतासर नहीं हुआ। तुम्हारे लिए कुछ करने को दिल करता है, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। सुल्तान से आगे जो एजेंट उठाने आएगा उसे $200 दे देना। मेरी उससे बात हो गई है, वो तुमको $200 में तेहरान तक ले जाएगा। इससे आगे मेरा कोई राब्ता नहीं। तेहरान से आगे तुम्हें खुद ही रास्ता तलाश करना होगा। मैं ज़्यादा पैसे भी तुमको दे सकता हूँ। मेरी जेब में इस वक्त 50,000 से ज़्यादा रुपया था और हकीकत में चाहकर भी तुमको 50,000 नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे मालूम है चीन से रस के दरमियान आपको जानबूझकर एक 4 घंटों की डंकी लगवाई जाएगी और रास्ते में 5-6 डाकू डंकी को रोक कर लूट लेंगे। वो राइफलों में रेस होंगे और एक एक लड़के के बैग और कपड़ों की तलाशी लेंगे। तुम लोग कहीं भी पैसे छुपा लो, वो निकाल लेंगे। उनका काम यही है। ये सारा काम आपके मेन एजेंट की मर्ज़ी से होता है और इसमें छोटे से लेकर बड़े। आप लोग पागल हो
जो घरों से 30-30 हज़ार रुपये लेकर निकलते हो। बलोच ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और मैं खामोशी से आगे बढ़ गया। मेरी मुट्ठी में $200 दबे हुए थे। इस बार डंकर सारे ईरान की तरफ से आए थे। 8 डंकर थे और सबके सब ईरानी ही थे। हमसे पहले भी इधर लड़के बैठे हुए थे। उन्होंने आते ही फारसी में लड़कों को खड़े होने का कहा। मेरे वाले बलोची ने एक डंकर से कुछ कहा, जिसे लेकर मेरे पास आ गया। अस्सलामुअलैकुम। इस डंकर ने मुझसे हाथ मिलाया और मुझसे फ़ारसी में कुछ पूछने लगा, लेकिन मुझे फ़ारसी नहीं आती थी और उर्दू इंग्लिश इसको नहीं आती थी, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आई। तो मैं इस बेचारे बलोची की तरफ देखने लगा। यार तुम्हारा हाल चाल पूछ रहा है, कह रहा है कि तुम फिक्र मत करो, ये तुम्हें खैर से सुल्तान ले जाएगा और वहाँ से तेहरान वाले एजेंट के हवाले कर देगा। बलोच ने हंसते हुए कहा तो मैं भी मुस्कुरा दिए। जद इसने लड़कों को देखते हुए चीखते हुए कहा और बाकी डंकर लड़कों को 2 कितारों में करने लगे। ठीक है राजी साहब, दुआ करना खुदा हमारे भी गुनाह माफ़ कर दे। ज़िंदगी इसी बॉर्डर की तारों से उलझते हुए गुजर गई। कभी इन तारों से बाहर की दुनिया का सोचा ही नहीं। इसने मुझसे हाथ मिलाया, गले लगाया और डाले में बैठकर वापस चला गया। चर से भरे हुए सिगरेट पीने वाला बलोची अंदर से एक मासूम बच्चे की मानित था। जाते जाते मुझे कई दिनों के लिए उदास कर गया। मैं खामोशी से कतार में चलने लगा। ईरानी डंकर बहुत तेज़ थे और ज़ुबान के भी बहुत बुरे थे। वो हर बात पर गाली दे रहे थे। इस बार पहाड़ी रंग की थी और लंबी भी थी। लड़के 2 घंटे में थक गए, लेकिन डंकर फिर भी गालियां देते और ठुड्डे मारते हुए लड़कों को आगे की तरफ धकेल रहे थे। जो भी लड़का थोड़ा कमज़ोर पड़ता, इसकी ये लोग शामत ले आते थे। हर तरफ कुई और कशकश की आवाज़ें ही आ रही थी। मुझे वो ईरानी पहले बहुत बुरे लगे, लेकिन बाद में मुझे इनकी बातें अच्छी लगने लगी। वो अगर ज़्यादा सख्ती ना करते तो लड़के कभी भी ये डंकी मुकम्मल ना कर सकते। ये इन डंकरों की मेहरबानी थी जो इन लोगों ने सिर्फ 4 घंटों में बॉर्डर पर ला खड़ा किया। बॉर्डर के ऊपर खारदार तार लगी हुई थी। पहले सिर्फ सिंगल तार ही होती थी, लेकिन अब यहाँ पर गोल तार थी। ये गुच्छे की तरह ज़मीन पर बिछी हुई थी, ज़मीन से तकरीबन 5 फीट ऊंची। ये तार बहुत ख़तरनाक थी। इसको बहुत सख्ती से कसकर बांधा जाता था, तो फिर इसको अबूर करना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसमें इंतहाई सख्त और तेज़ पतरी लगी हुई थी, जो एक बार कपड़े में अड़ जाए तो फिर कभी भी इससे बाहर नहीं निकलती। पूरा कपड़ा फट जाता है, बल्कि बाजू का तो कपड़े को छुड़ाने के चक्कर में ये टांगों और बाजू को भी फाड़ देती है। इन डंकरों के पास एक बड़ा सा तार काटने वाला औजार था। एक डंकर ने तार को काटना शुरू किया। 10 मिनट तक वो तार के साथ जोर आजमाई करता रहा और इतना सुराख कर दिया जिससे हम लड़के एक एक करके आसानी से गुजर सके। वो डंकर तार को दोनों तरफ पाँव रखकर खड़े हो गए और एक एक लड़के को बॉर्डर क्रॉस करवाना शुरू कर दिया। जद वो नहायत आहिस्तगी से कह रहे थे। 2 डंकर तार क्रॉस करके आगे चले गए और पीछे रह जाने वाले 2 डंकर लड़कों को पकड़ पकड़ बॉर्डर क्रॉस करवा रहे थे। वो लड़के को तार के ऊपर पैर रखवाते और ज़ोर से आगे धक्का देते। लड़के तेज़ी से बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। 40 मिनट के अंदर अंदर इन लोगों ने सब लड़कों को बॉर्डर क्रॉस करवा दिया था। यहाँ पर हम लोग खड़े होने का रिस्क नहीं ले सकते थे, इसलिए 20-25 बॉर्डर क्रॉस कर गए तो एक डंकर इनको लेकर आगे बढ़ जाता। अगर अचानक देसी गाड़ी इधर आ निकलती तो कम से कम आगे जाए लड़के तो बच जाते। वो सब लड़कों को इकट्ठा रिस्क नहीं ले रहे थे। मैं 3 दिन पहले भी डंकी लगा चुका था और ये डंकी मेरी फ्री में लग रही थी। इसके अलावा मेरे पास $200 मौजूद थे, इसलिए अब की बार में पीछे रहकर रिस्क नहीं ले सकता था। अगर अब की बार भी मैं पकड़ा जाता तो मेरी डंकी भी जाती और $200 भी पुलिस वाले मुझसे छीन लेते। इसलिए मैं आगे आगे था और दिल में पक्का इरादा बना लिया था कि अगर अब की बार अगर ईरान वाले मार भी देते तब भी आगे ही भागना है, पीछे की तरफ नहीं भागना। जो भी हो हर हाल में आगे ही जाना है। इसलिए मैं पहले ग्रुप में था। एक डंकर ने हमको साथ ले और अंधेरे में आगे बढ़ने लगा। हमारा ग्रुप सबसे तेज़ ग्रुप था, इसलिए लड़के बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। डंकर ने हमको मजीद 1 घंटे तक चलाया। इसके बाद एक नाले के किनारे बिठा दिया। हम वहाँ पर बैठे ही थकावट से गिर गए। सब लड़कों ने बैग सरों के पीछे रखे और लेट गए। मेरे पास बैग नहीं था। मैं खाली हाथ सफ़र कर रहा था, इसलिए मैंने बाजू सर के नीचे रखा और ऐसे ही लेट गया। आसमान पर चांद तो नहीं था, लेकिन सितारे पूरे आसमान पर फैले हुए थे। मैं इन सितारों को देखने लगा। आसमान चांद के बगैर बहुत अधूरा अधूरा लग रहा था। मैं एक सिरे से दूसरे सिरे तक चांद को तलाश करने लगा, लेकिन मुझे कहीं भी चांद न मिला। आखिर मैं मायूस हो गया और इस मायूसी में अपनी आंखें बंद की तो चुपके से चांद मेरे तख़य्युल में उतर आया। ईमान का खूबसूरत सा चेहरा मेरी आंखों में उतरने लगा। वो बहुत प्यार से मेरे बालों में उंगलियां फेर रही थी। मुझे नींद आने लगी और मैं आहिस्ता आहिस्ता नींद की गहरी वादियों में चला गया।